लास्ट क्लास का पढ़ा था सभी ने? अच्छा एक काम करते हैं, देखो सब देखो अब यहाँ पे कौन सा देखो मैं एक ना न्यू एक्सेल फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है? और आप सभी में से ज़्यादातर बच्चों ने ये वाली फाइल देखी होगी, पिज़्ज़ा सेल्स वाली फाइल, ठीक है? इस पे काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जो अभी डेटा भेजूँगा उसमें कुछ फाइल्स हैं जो एक ही एक्सेल फाइल के अंदर या सीएसवी फाइल के अंदर सारे डेटा होगा और कुछ-कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिसमें अलग-अलग शीट्स के अंदर डेटा है। सपोज़ आपको वो अलग-अलग शीट्स का डेटा अगर आपको बनाना है, तो आपने क्या करा कि गेट डेटा पे आए और यहाँ से आपने डेटा गेट किया, कहाँ से? एक्सेल वर्कबुक से, ठीक है? और आपने यहाँ पे अब लोकेशन बतानी है कि आपकी एक्सेल शीट का डेटा कहाँ से लाना है। तो मेरे पास ये डेटा सारा सेव है यहाँ पर पिज़्ज़ा सेल्स फ़ोल्डर में। तो ये रहा। उसका डैशबोर्ड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो देखो ऑर्डर डिटेल्स का आपको यहाँ पे सैंपल देखने के लिए मिल रहा है कि आपका डेटा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है? तो चेंजेस वगैरह सारे अभी यहाँ नहीं करते, पहले खाली डेटा ले आते हैं, ठीक है? मैं लोड कर देता हूँ, लोड करते ही सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरी जो फाइल थी, इस फाइल का नाम ऑर्डर डिटेल्स था, तो मैं शीट का नाम भी ऑर्डर डिटेल्स ही रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है? देन शीट नंबर 1 अगेन डेटा, गेट डेटा पे क्लिक किया, सेकंड ऑर्डर्स वाली टेबल इंपोर्ट कर देते हैं इसे भी। ये डेटा है, इंपोर्ट कर दिया, इसका मैं नाम रख रहा हूँ ऑर्डर्स। आप दो टेबल ऐड कर दो, एक पिज़्ज़ा वाली, पिज़्ज़ा सेल्स की 4 फाइल है ना, अच्छा तो एक और यहाँ पे नेक्स्ट फाइल भी ले आते हैं, एक है पिज़्ज़ा टाइप्स। देन इसको नाम भी दे देते हैं। इसमें टेबल को मर्ज करते हैं, वही बता रहा हूँ अभी। नेक्स्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट एंड सीएसवी, लास्ट एक साथ नहीं आएंगे, आप चारों एक साथ इंपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है? अब देखो आपके पास दो तरीके क्या कि आप सभी लोगों ने लुकअप फंक्शन तो पढ़े ही है। अगर आपसे बोल दिया जाए कंपल्सरीली कि चारों शीट का डेटा अलग-अलग रहने दो, लेकिन आपको एक नई शीट में सारा डेटा चाहिए, तो दो तरीके हैं। कोई भी एक ऐसी फाइल, जैसे मैं अगर बात करता हूँ इस वाली फाइल की, या फिर मैं बात करता हूँ सपोज ये फाइल की, यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी और पिज़्ज़ा आईडी दोनों दो कॉलम है, जहाँ पे मैं बची हुई जितनी भी टेबल्स हैं उनसे डेटा ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ? अगर मैं मैच इंडेक्स का इस्तेमाल करूँ, वीलुकअप का इस्तेमाल करूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो मेरे पास ये BBQ CKN लिखा है, आप इसको ढूँढ के लेकर आओ, ये पिज़्ज़ा टाइप में कहाँ है, और जहाँ भी इसका नाम लिखा होगा उसका नेम, कॉलम, इंग्रीडिएंट, ये सारी वैल्यूज़ आप ढूँढ के कहाँ पे ले आओगे? इसके जस्ट आगे ऐड अप करते रहोगे। तो ये तरीका तो पढ़ा है हमने, वीलुकअप से हो जाएगा वो वाला काम। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस टेबल पे आते हैं और यहाँ पे आके हम जाएंगे क्वेरी पे। ठीक है, अब देखो एक ऑप्शन तो ये है, आप यहाँ पर जैसे ही देखो बाहर क्लिक करोगे ऑप्शन हट जाएगा, जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे क्वेरी का ऑप्शन आ जाएगा। क्वेरी का ऑप्शन जैसे ही आता है आप या तो यहाँ पर ना मर्ज कर सकते हो। सर ये हमारे पे ऑप्शन नहीं आता। आपने ऐसे इंपोर्ट किया था? अच्छा ये कर देंगे, ठीक है, इसके बाद ठीक है, मैं भी तो क्या, देखो जब बाहर जब क्लिक करोगे ना यहाँ पे नहीं होगा वो ऑप्शन, जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा क्वेरी के नाम से। आपको क्या करना है, एक तो आपके पास तरीका है, मर्ज का नाम जो यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से क्वेरी पे आओ और मर्ज कर दो इस क्वेरी को। अब मर्ज कैसे करना है, जैसे ही मर्ज पे क्लिक करोगे आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये पिज्जा टाइप्स वाली टेबल है, आपको कोई दूसरी टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे शीट को नाम दे रखा है ऑलरेडी। सपोज ऑर्डर डिटेल्स पे मैं आता हूँ, तो यहाँ है पिज्जा टाइप आईडी, तो पिज्जा टाइप आईडी मुझे मिलेगा यहाँ पर। तो देखो मैं ये कॉलम को इस कॉलम के साथ क्या करना चाहता हूँ, मैच करना चाहता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे आंसर मिल रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैचिंग रोज लेकर आनी है, जाओ जो आंसर मिल जाए वो आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ओके प्रेस कर दो। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हो, अब आपसे पूछा जाएगा, ये रहा न्यू शीट का नाम मर्ज वन के नाम से। आपको क्या करना है कि देखो ये जो पिज्जाज वाली टेबल थी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपेंड करने का। आप यहाँ एक्सपेंड पे क्लिक करो, आपको दूसरी वाली टेबल से क्या क्या चाहिए। तो देखो मेरे पास इस टेबल में ऑलरेडी पिज्जा टाइप आईडी था, तो मैं पिज्जा टाइप आईडी का इस्तेमाल ना करते हुए बाकी सारे वैल्यूज को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। जैसे कि सिर्फ ये अनचेक कर दूंगा, बाकी सारा ओके प्रेस कर दिया, और ओके प्रेस करने के बाद क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड करते ही अब आप यहाँ पे देखो कि पिज्जा आईडी, पिज्जा टाइप, पिज्जा का नेम, कैटेगरी, इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद ये रिमेनिंग अदर वैल्यूज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे करते करते आप क्या करोगे, अदर टू टेबल्स को भी ऐड करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, मतलब इसी एक ही शीट में आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक आप वीलुकअप अप्लाई कर सकते हो, मैं इसको एक बार नाम देता हूँ, रुको। वीलुकअप से लास्ट में देखिए, बताइएगा सही बात क्या, दोबारा बोलना। VLOOKUP करके देखो सपोज मैं यहाँ से, ये क्या है, पिज्जा टाइप आईडी है, ठीक है, मैं इस टेबल से नाम, कैटेगरी और इंग्रेडिएंट्स ये वैल्यूज लेके आना चाहता हूँ यहाँ पर इस टेबल पे। ठीक है, नेम, कैटेगरी और इंग्रेडिएंट्स। तो देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इक्वल्स टू वीलुकअप लगा लो चाहे मैच इंडेक्स लगा लो, मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करूंगा। सर यूनिक फॉर्मूला से तो सर आ सकता है सर टेबल उठ के? हाँ आ सकता है, अब ऐसे तरीके तो देखो बहुत सारे मिलेंगे। एक सेकेंड रुको, इस पे नाम दे दें, इसको पिज्जा टाइप्स नाम दिया हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पे है पिज्जा टाइप आईडी तो ये ज्यादा इक्वल्स शॉर्टकट टू हो गया। इंडेक्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया पिज्जा टाइप्स टेबल का नाम कि ये वाली टेबल से डेटा चाहिए, कॉमा रो नंबर कौन सी चाहिए वो मैं मैच फंक्शन से बताऊंगा। मुझे क्या ढूंढना है, ये जो पिज्जा टाइप आईडी है ये ढूंढना है, कॉमा लुकअप एरे। ये लुकअप एरे कहाँ होगा, पिज्जा टाइप टेबल में, जो मेरे पास ये पिज्जा टाइप आईडी है ये इस पूरे कॉलम में ढूंढना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। बात आती है कॉमा की, कॉलम नंबर, कॉलम कहाँ से ढूंढना है, तो मैच फंक्शन का यूज करना है। मैच फंक्शन को क्या बोलेंगे कि इस शीट में देखो ये जो हेडिंग लिखी है नेम वो ढूंढना, कॉमा ये हेडिंग कहाँ से मिलेगी, पिज्जा टाइप में, ये जो हेडिंग वाली पूरी रो है ये सिलेक्ट कर दो, यहाँ से मिलेगी, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, देन इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखो यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी आ गई। अभी ये फिलहाल NA क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने फिक्स नहीं करी सारी वैल्यूज अभी। तो मैं यहाँ पे क्या फिक्स करना चाहता हूँ, ये एक कॉलम फिक्स कर देता हूँ एक तो, ये फर्स्ट रो फिक्स कर देता हूँ एक तो, ये रहा, एंटर प्रेस करते ही सारे नेम्स आ गए यहाँ पर। ठीक है,
अब आप पूछ रहे थे ना कल फ्लैश फिल क्या होता है, मैंने तो कॉपी नहीं करा, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करा, ये फ्लैश फिल का काम था कि उसने सारे फॉर्मूलाज खुद से कर दिए। जो कल आपने तो सर ये बना पता है आपको, बना पता है कि आप ये जैसे आप लोग तो स्केच को सिलेक्ट नहीं किया अपने था आप आपने। होगा, हाँ फ्लैश ठीक है। तो नेम आ गए सारे। अब इसी तरीके से कैटेगरीज भी आ सकती हैं। Yes, sir. तो सर इससे इजी तो वही है जो आपने बताया था, क्या लुकअप और ये सबसे इजी तो ये तो वो वाला था हाँ। मर्ज करने वाला, तो लोग वही प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए पावर बीआई भी आना चाहिए। ये पावर बीआई का पार्ट है जो यहाँ पे इंक्लूडेड किया गया है। उन्होंने बोला अगर पावर बीआई यूज नहीं करना है इंटरव्यूअर ने तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखो, सपोज कि सब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और मेरे पास डेटा टैब में आप आना, आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज डेटा मॉडल्स का, ठीक है। ये मैनेज डेटा मॉडल्स पे क्लिक करना है। System to same to same Power BI जैसा ही है सर। हाँ, यार रुको एक सेकेंड, क्वेरी में सर आपने कल डैशबोर्ड बनवाया था, अभी बनाएंगे ना। नहीं आज क्या हुआ था? बस पहले ही हुआ। नहीं पर पाइवट टेबल में उसके अंदर और भी फंक्शंस थे ना, वो करा स्लाइड्स जो ऊपर कुछ मैं को नहीं पता था स्लाइडर क्या होता है। डेटा के ठीक है, एक काम करो, मैनेज डेटा मॉडल में नहीं आ रहा ना, एक बार सारा सिलेक्ट करके देखता हूँ, सिलेक्ट करके आएगा नहीं आएगा। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे ना मैनेज मॉडल की जगह रिलेशनशिप पे जाओ, ठीक है। रिलेशनशिप पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा ना एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आपको यहाँ पे देखो एक न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप ये न्यू पे क्लिक करते हो, पहले आप टेबल सिलेक्ट करो। तो मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, और मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर्स, ये दो टेबल हो गई। मैंने क्या बोला कि जो ऑर्डर डिटेल्स टेबल है इसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर्स टेबल में एक कॉलम है, इसका भी नाम है ऑर्डर आईडी। तो मैंने क्या बोला, देख ये क्या कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि रिलेटेड टेबल कौन सी है उसकी प्राइमरी की बताओ, और जो मेन टेबल है उसकी फॉरेन की बताओ। तो मैंने यहाँ पर दोनों कॉमन कॉलम्स पास कर दिए और ओके प्रेस कर दिया। अब ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से क्या होगा कि अगर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्टिव रिलेशन, अगर मुझे ये पता करना है कि क्वांटिटी कितनी है और ये पता करना है कि किस डेट को वो ऑर्डर आया है, तो मैं ये डेट और क्वांटिटी का आपस में एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ या फिर एक पाइवेट भी क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे टोटल डेट्स की वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि पहले तो ये दोनों टेबल रिलेटेड नहीं थी, अभी मैंने इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। तो एक तरीका ये है, अगर आपको चाहिए कि फाइल अलग रखनी है, सारी फाइल मिक्सअप नहीं करनी, आप सिर्फ रिलेशनशिप बना के छोड़ दो। उसके बाद आप जब भी कभी पाइवेट्स बनाएंगे, जैसे अगर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पाइवेट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में किसी दूसरी नई वर्कशीट पे यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, ओके प्रेस कर दिया। तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए, मैं ऑर्डर्स मोर टेबल पे देखो क्लिक करते हैं, यस, ठीक है। तो मेरे पास ऑर्डर्स टेबल पे डेट है, ये डेट मैं कॉलम नहीं रोज में लेके आना चाहता हूँ, पूरी डेट लानी है, ठीक है। और वैल्यूज में मैं क्या करता हूँ,
ऑर्डर डिटेल से क्वांटिटी ले आता हूँ, ठीक है। एक कॉलम मेरा एक अलग टेबल का है, दूसरा कॉलम मेरा अलग टेबल का है। तो अब आप यहाँ पर बस ये बटन को क्लोज कर दो, जनवरी क्लोज किया, फरवरी क्लोज किया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अब आपको ये डेट्स मिल रही है कौन सी टेबल से? इस टेबल का नाम है ऑर्डर्स टेबल। और ये आपको क्वांटिटी मिल रही है कौन सी टेबल से? इस टेबल का नाम है ऑर्डर डिटेल्स टेबल। तो दो अलग अलग टेबल से एक सिंगल पाइवेट आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अगर मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता तो क्या ये काम हो पाता? नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेन मेरा जो फोकस है वो फोकस रहेगा पाइवेट टेबल क्रिएट करने पे, क्योंकि अगर आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं तो पहले पाइवेट जरूर बनानी पड़ेगी। अब मैंने जो आपको तरीके बताया वो आपके ऊपर है, आप कोई भी चूज कर लो, या फिर अगर आपको कोई जानबूझ के बोलता है यही मेथड यूज करना है तो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब हम कंबाइंड डेटा वाले का तो डैशबोर्ड मतलब बिना रिलेशन के टेबल एक टेबल से दूसरी टेबल तक मतलब रिलेशन ही कायम कर सकते सर। यहाँ आपको डिफाइन नहीं करना, बस आपको कॉमन कॉलम का नाम बताना है। रिलेशनशिप वो खुद डिफाइन करेगा कि उसे वैल्यूज, कॉमन वैल्यूज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अगर ऐसा होता कि दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज नहीं मिलती तो यहाँ सम ऑफ क्वांटिटी में 0 0 लिखा हुआ आ जाता, क्योंकि जब कोई वैल्यू ही नहीं मिली, जनवरी की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो 0 कंसिडर कर लेगा उसको, ठीक है। तो अब आप इसमें से जो मर्जी मेथड अप्लाई करो, वो कंप्लीटली अब आपकी मर्जी है, उसके लिए अब कोई वो नहीं है इशू, ठीक। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो शीट 1 वाली जगह है, कौन सी है, ये रहा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ पाइवेट्स। मैं सारी पाइवेट टेबल यहीं पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मुझे और क्या क्या चाहिए? सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, अच्छा पहले मैं और रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर देता हूँ। अभी तो मैंने एक ही टेबल की करी है। पिज़्ज़ास टेबल की को रिलेट करते हैं पिज़्ज़ा टाइप से। पिज़्ज़ा टाइप में मेरे पास क्या है? पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, और पिज़्ज़ास टेबल में मेरे पास पिज़्ज़ा टाइप आईडी। ओके प्रेस किया, ये दोनों में भी रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि कुछ कुछ ब्लैंक वैल्यूज भी हैं इसमें। एक मिनट, ये ब्लैंक वैल्यूज पहले यहाँ से हटानी पड़ेंगी सारी, रुको। ये है ना, उसने टेबल का पार्ट कंसीडर कर लिया इसको, राइट क्लिक करके डिलीट को। ओके, देन पिज़्ज़ा टेबल पे आते हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं कोई ब्लैंक तो नहीं है, ठीक है। ओके, देन अब फिर से करते हैं काम, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, न्यू टेबल इज पिज़्ज़ास। उसमें ना ये 5 टेबल बनाए थे सर ने, एक तो उसमें टॉप 5 कस्टमर्स थे, ठीक है। तो उसमें तो नेम जैसे कि वैशाली है, कुछ भी मान लो, वो बैंगलोर की अलग होगी, तो ये और वैशाली होगी वो गुजरात की अलग होगी। तो उन लोग दोनों के ही सेम नेम लेके जो प्रोडक्ट थे वो निकाले, जैसे टॉप 5 में वैशाली आई है। समझे क्वेश्चन? उसने सिटी के भी अलग अलग नाम दे रखे होंगे ना। हमने तो प्रोडक्ट के बेस पे निकाले थे ना। मतलब क्या कहना चाहते हो कि वैशाली वैशाली ने इसके भी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे, टॉप 5 कस्टमर जिसने प्रोडक्ट सबसे ज्यादा खरीदे हैं। जो भी है ऑर्डर डिटेल्स और ऑर्डर कनेक्ट हो गए, ऑर्डर डिटेल्स पिज़्ज़ा हो गए, पिज़्ज़ाज और पिज़्ज़ा टाइप हो गए, और भी कुछ है, टॉप 5 वाले तो क्लोज करते हैं। एक इंसर्ट करते हैं पाइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कबुक, लोकेशन पाइवेट्स वाली शीट, यहाँ पर वर्कबुक पाइवेट टेबल चाहिए। तो इसमें मैं क्या करता हूँ,
वो टॉप 5 में पैसे भी तो निकाल सकते हैं जो उसका रीजन होगा वो यार उससे असेंडिंग से डिसेंडिंग नहीं, लेकिन जैसे सर ने बताया था वैसे भी पता निकाल पूरा ही है हाँ वो क्या अलग से ये वाला काम कौन करता है उनको वाले सुना देखना पड़ेगा देखती हूँ शाबाश पहले थोड़ा अंदर से प्रिंट मार वो वाइब्रेट हो जाएगा वो मिला पर्सन वो है अभी नहीं हो रहा उधर से लाओ ना वो पेन सही है उधर से लाओ वही रख दो ताकि वापस नहीं हाँ हो रहा है छोड़ दो अच्छा मैंने पता सोचा एक काम करना रह गया अभी, टोटल अमाउंट निकालना रह गया है। मैं एक काम करता हूँ कि पिज़्ज़ा इस टेबल पे प्राइस है ना, तो इंग्रेडिएंट्स के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट भी ऐड करता हूँ। क्वांटिटी और इसके अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स वाली टेबल कहाँ है, ये रही, इसमें है पिज़्ज़ा आईडी। Index array is order details, comma रो नंबर। मैच फंक्शन से चाहिए लुकअप वैल्यू पिज़्ज़ा आईडी सर्च करना है, कॉमा लुकअप एरे ऑर्डर डिटेल्स में ये पिज़्ज़ा आईडी सर्च करना है। ठीक है, लुकअप एरे में ये देना होता है ना कि इंडेक्स मिलेगा कहाँ। कॉलम के लिए लुकअप वैल्यू है पिज़्ज़ा टेबल पे है ना हम, अच्छा नाम यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, मैं अभी कर दूंगा वो नाम सेम, हेडिंग का नाम, कॉमा ये हेडिंग कहाँ पे मिलेगी, ऑर्डर डिटेल्स के फर्स्ट रो में, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे नाम लिखना होगा क्वांटिटी। ठीक है, और अब ये करना है वैल्यूज को फिक्स। भी आने आ रहा है ये नाम बिग मीट एम इसमें है ही नहीं, अच्छा एस है एम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो एन ए है इसका ऑर्डर ही नहीं आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इफ एरर यूज कर लूँ, जब ऑर्डर ही नहीं आया तो क्वांटिटी 0 कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एरर कि पहले तो ये वैल्यू ढूंढ के लाकर दे दे, और अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो क्वांटिटी 0 कर दे, एंटर। ठीक है, अब मेरे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल इक्वल्स टू ये प्राइस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी। एट द रेट को क्यों आ रहा है? ये एक्सेल की टेबल है ना, तो वो कॉलम का नाम जो ABCDE है इसकी जगह हेडिंग को कंसिडर करता है, तो एट द रेट क्वांटिटी मतलब पूरा क्वांटिटी कॉलम, क्योंकि इसमें जितनी वैल्यू ऐड होती रहेंगी अब नई नई वैल्यूज वो भी ऑटोमेटिकली कंसिडर करता रहेगा। पर ये आ रही है क्या है रेफरेंस यहाँ पे तो नहीं है यहाँ भी इसका वो नहीं होगा, पिज़्ज़ा ऑर्डर्स टेबल में नहीं होगा ये वाली वैल्यू, इसका हम कुछ नहीं कर सकते ना इसका भी ये कर देते हैं, इफ एरर लगा Zero नहीं सकते कर हैं, सकते। नहीं इफ तो एरर इसको की हाइफन जगह लगा सकते हैं सर टीम ब्लैंक कर सकते हैं ना सर है, टीम का डेटा डिलीट कर दो नहीं इसको नाम अलग दे देते हैं ना कुछ, इसको ब्लैंक दे सकते हैं इस तरह करके रैंक ब्लैंक ब्लैंक, हाँ ब्लैंक कर सकते हैं, लेकिन चलो हाँ ब्लैंक कर देते हैं, चलो काम करते हैं। इस सेमीकोलन
ठीक है, ऑर्डर टेबल सॉरी पिज्जा टेबल में इसका वहाँ पे कोई नेम डिफाइन नहीं है, और ये सेम ही पिज्जा है, वेजी वेज स्मॉल मीडियम और लार्ज। या तो मैं एक काम करता हूँ इसी उसको, को वापस लिख दो। हाँ वेजी वेज ही लिख देता हूँ। सर हाँ जी, सर जैसे कि ये जो आपने क्वांटिटी निकाली है, ये तो सर अपन जैसे कि पाइवट टेबल की वजह से उसमें कर सकते थे ना, मतलब रिलेशन बना के। क्वांटिटी तो निकाल देते, लेकिन ये अमाउंट चाहिए था मुझे, इसलिए क्वांटिटी लाया हूँ मैं, कि अगर मुझे ये पता करना है कि मान लो ये चिकन अल्फ्रेडो पिज्जा है, इसका टोटल कितना अमाउंट अभी तक सेल हो चुका है। तो बस सर ये अमाउंट किसी और स्टोर में नहीं था ना, नहीं, इसलिए निकाला था। उसमें भी तो किया था MySQL मीडियम में कैलकुलेट। हाँ कॉन्सेप्ट वही सेम है सभी टेबल जगह में पे। निकालने के लिए हमने प्राइस निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस हो गया है, मैं एक वही न्यू ही बना देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको बस बताने के लिए था, मैं एक और न्यू शीट ओपन कर रहा हूँ ताकि क्लियर आपको सामने दिखाई दे सारी चीज़ें। तो मर्ज फंक्शन यूज करो। हाँ मर्ज कर देता हूँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा ये तो कट कॉपी कर। इसमें टाइप नहीं नहीं, ऐसे कट कॉपी नहीं कर सकते। फॉर्मूला के साथ एडजस्टिंग डेटा है, उसको कैसे कट कर दोगे? अच्छा तुम इस यहाँ के लिए बोल रहे हो कट कॉपी? कह रही हूँ आपको इस शीट में लाना है कुछ और, जैसे आप ये लेकर आए तो वहां से हाँ कट कॉपी कर कट नहीं, देखो उसका रीज़न है, मैं यहाँ पे जो है फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल फाइल से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की वजह से कर रहा हूँ। अगर मैं कट कॉपी कर दूंगा तो ये सिर्फ एक एक्सेल का डेटा रह जाएगा। ये कौन सी है, ऑर्डर डिटेल्स, देन शीट 1। अच्छा प्रॉब्लम वहाँ आएगी, ठीक है मैं उसे भी देखता हूँ। डेटा इंपोर्ट सर ये ऑर्डर, कोई ऑप्शन होता है कि हम लोग ये जो नाम नीचे एडिट करते हैं इसका कुछ शॉर्टकट भी होता है? हाँ होता है। बताओ एक बार। शॉर्टकट सारे एक जगह पे लिखे हुए हैं, मैं आपको वो पूरी वो दे दूंगा पीडीएफ या फोटो वगैरह, वो अपने ऊपर है एक्सेल के शॉर्टकट्स। ये जो नीचे Shortcut एडिट keys. करते हैं ना, ये कंट्रोल जैसे करते हैं HI इसका शॉर्टकट होता है। सर आप ये बाकी इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं सर टेबल को? दूसरी फाइल बना रहा हूँ मैं क्लीन करके। ठीक है, ये हो गई। पिज्जा टाइप आईडी पिज्जा। ठीक है, अब करते हैं इसको मर्ज ही करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ आके मर्ज करता हूँ। उसका रीज़न है यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ कि बार बार नेम रिपीट होगा भी यहाँ पर, तो मैं एक शीट बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट सारा रहेगा। कैलकुलेटिव पार्ट का मतलब देखो, मैं अगर इसके ना लास्ट ऑर्डर पे जाता हूँ, 48,000 टोटल ऑर्डर आए हैं, मैं टोटल अमाउंट यहाँ कैलकुलेट करता हूँ आपकी बात। ऐसा क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ाज़ टेबल में तो अलग अलग सिर्फ पिज़्ज़ा का नाम लिखा है, जो कि मेरे पास टोटल 97 पिज़्ज़ाज़ है। ठीक है, तो यहाँ 97 ही वैल्यू आएगी मर्ज करूंगा तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्राइस निकाल लूँ तो सभी का टोटल प्राइस मेरे पास तब आएगा। ठीक है, तो मैं ये टेबल पे आता हूँ और क्वेरी, और मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, सॉरी मतलब इसको ऐड करता हूँ एज मर्ज क्वेरीज।
ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स से ऐड करना है पिज़्ज़ाज़ को। कैसे ऐड करना है? यहाँ पर है पिज़्ज़ा आईडी और यहाँ पर है पिज़्ज़ा आईडी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या-क्या वैल्यूज़ चाहिए? मुझे यहाँ से पिज़्ज़ाज़ टेबल से प्राइस साइज़ पता चल सकता है, प्राइस पता चल सकता है। ठीक है, और अब मैं ये पिज़्ज़ा टाइप आईडी भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या है? पिज़्ज़ा टाइप है या पिज़्ज़ा आईडी है? ये सब ठीक है। क्यों मैंने ये पिज़्ज़ा टाइप भी लिया वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार ज़रा इसे क्लोज़ एंड लोड करते हैं और देखो यहाँ पे मर्ज डेटा आ जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ पर देखो अलग-अलग यहाँ पर आपके पास ऑर्डर डिटेल्स हैं, ऑर्डर आईडीज़ हैं और पिज़्ज़ा आईडी है, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी, पिज़्ज़ा का नेम, पिज़्ज़ा की टाइप आईडी है। ठीक है? पिज़्ज़ा आईडी, टाइप आईडी दोनों आ गई, पिज़्ज़ा का साइज़ आ गया और पिज़्ज़ा का प्राइस आ गया। अगर मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो पिज़्ज़ा का नेम क्या है, और उसका कैटेगरी क्या है, और एक- तो मैं ये पता कर सकता हूँ कहाँ पे, जो अभी-अभी मर्ज वाली मेरे पास ये शीट आई है यहाँ पर। अब यहाँ किसकी पर हेल्प merge से? करेंगे। इसकी हेल्प से। हाँ। ठीक है? तो मैं इसको यहाँ नाम दे दूँ मर्ज 1, पहली मर्ज हमने यहाँ पर करी है। देन अब मैं क्या करता हूँ, अगेन क्वेरी पे जाना है, मर्ज करना है। तो सर जब merge करेंगे वो कहीं पर भी ऐड हो जाएगा, ये जहाँ पे चेक कर रहे हैं वहीं पे merge होगा। नहीं, पूरी टेबल मर्ज होगी। कॉलम अच्छा कॉलम में हाँ। हाँ, वो किधर बनेगा? नई शीट बन जाएगी। अच्छा नहीं ठीक पिज़्ज़ा टाइप्स में से देखो कॉमन पहले क्या है, यहाँ पर तो पिज़्ज़ा टाइप आईडी है और ये पिज़्ज़ा टाइप आईडी मैं ढूँढ के लाया हूँ। ओके प्रेस कर दो। एक्सपेंड आपको क्या-क्या करना है? एक तो आप यहाँ पे पिज़्ज़ा टाइप आईडी ऑलरेडी है वो हटा दो, नेम, कैटेगरी, इंग्रीडिएंट्स का भी काम नहीं है। नेम और कैटेगरी बता दो। ठीक है? क्लोज एंड लोड। मर्ज। देखो मेरे पास अब एक ही फाइल में ऑर्डर डिटेल्स की आईडी, ऑर्डर की आईडी, पिज़्ज़ा आईडी, क्वांटिटी, पिज़्ज़ा टाइप आईडी, पिज़्ज़ा का साइज़, प्राइस, नेम, कैटेगरी सब कुछ आ गया। बस अब क्या बचा है मेरे पास? डेट और टाइम बचा है। उसके बाद चारों फाइल का सारा डेटा आ जाएगा मेरे पास। जो लास्ट में फाइल बनेगी वो मेन फाइल होगी राइट? हाँ, अब जो यहाँ पे अब बनेगी। जो आएगी मेन हाँ। वो फाइल होगी। तो जितनी पहले मर्ज हुई होंगी चाहे तो आप उसे डिलीट भी कर दो। सकते हैं। हाँ। क्वेरी एंड मर्ज क्वेरीज, देन मेरे पास ऑर्डर्स टेबल में है ऑर्डर आईडी और हम एक ओरिजिनल टेबल बार में दो से ज्यादा टेबल इसमें मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज तो हमेशा दो टेबल ही होती है। MySQL में तो आप तीन कह कर रहे थे सकते तीन हैं। भी हो जाती है। दो टेबल मर्ज होंगी जिसके बेस पे तीसरी टेबल मर्ज होगी। उसमें क्वेरी एक साथ लिख सकते थे, यहाँ पर वो काम हमें एक-एक करना तो पड़ेगा। ये क्लिक करना ऑर्डर आईडी हाँ, ये क्लिक करना पड़ेगा तभी। और brand बिल्कुल। क्योंकि वो उसके नज़रों में तो ये सारे कॉलम्स है ना, कौन से कॉलम से मैं मैच करूँ। अब ऑर्डर्स टेबल से मुझे चाहिए होगा डेट और टाइम। ओके, हाँ, क्लोज है। तो ये है मेरा फाइनल डेटा। अब चाहूँ तो ये मर्ज टू को हाइड कर दो, डिलीट नहीं करते, हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे सारा डेटा आ चुका है, जिसके बेसिस पे अब मुझे सिर्फ एक शीट चाहिए होगी और इस शीट को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ पाइवेट। ठीक है, तो मैं जाता हूँ इंसर्ट पाइवेट टेबल। ठीक है, और लोकेशन पे मैं प्रोवाइड करता हूँ ये फर्स्ट लोकेशन पाइवेट की। टोटल प्राइस नहीं निकाला तुमको? हाँ, वो ऐड कर देते हैं इसमें, ऐड कर देते हैं। अमाउंट हाँ, टोटल अमाउंट पुरानी एक्सेल में क्या था वो सर अपने मर्ज इसलिए करा ना ताकि अपन प्राइवेट डेटा निकाल सके। सारा डेटा एक जगह रह जाए इसलिए। प्राइस मल्टीप्लाइड बाय मतलब ओवर एक्सेल है क्वांटिटी। करने के लिए। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया। अब सर इसलिए आपने डेटा इंजेक्ट कर दिया तो रिलेशनशिप बनाने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, अब नहीं है। और कुछ कैलकुलेशन करनी है? हो गया अब सारा, हो गया अब तो आते हैं पाइवेट पे।
और एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने चेंज किया है ओरिजिनल डेटा में, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये रहा टोटल अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर फाइनल डेटा में आना सर एक बार। तो जैसे इसमें ये टोटल क्वांटिटी है, कॉलम है, वो अपन ने खुद से बनाया कि सर क्या बनाए? टोटल क्वांटिटी नाम का सर कॉलम है, क्वांटिटी है टोटल क्वांटिटी कहाँ पर है? टोटल अमाउंट सर, ये रहा टोटल अमाउंट सॉरी, हाँ अच्छा ये अपन ने कैलकुलेट कराया सर। हाँ, हमने खुद से बनाया है ये। तो मैं पिज्जा कैटेगरी रो वाइज ले लेता हूँ, टोटल अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि किस कैटेगरी का टोटल सेल्स कितनी हुई है, और इसको मैं राउंड फिगर वैल्यूज में चेंज कर देता हूँ। डॉलर सिंबल वगैरह आपकी मर्जी है, आप ऐड कर देना। तो एक कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स आ गई, और अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है मैं क्या क्या चीज़ की पाइवट टेबल बनाऊंगा कि मैं डैशबोर्ड में दिखाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखनी पड़ेंगी। ये हम बार-बार पाइवट टेबल क्यों एक में नहीं कर सकते सारा डेटा? क्यों नहीं करा वो भी अभी आपके सामने आएगा। लोकेशन पाइवट, एक और पाइवट बनाता हूँ यहाँ पर, और पिज़्ज़ा साइज। अच्छा, एक क्वेश्चन था हमारे पास कि कौन से साइज का पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा सेल होता है, तो मैं पिज़्ज़ा साइज के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी का टोटल सम निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो एक पाइवट टेबल मेरे को ये बता रहा है। अब देखो, जो मैंने अलग अलग बनाया है ना पाइवट टेबल, इसका रीजन यही है कि आपको रिप्रेजेंट भी अलग अलग करना होगा, कि मेरा एक अलग कंप्लीट सेक्शन है जो ये बताता है मोस्ट सेलिंग साइज कौन सा है, एक कंप्लीट सेक्शन ये बताता है मोस्ट सेलिंग कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर किसके बेस पे लगाऊं, पहले मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, वो छोड़ के बाकी सब कुछ फिर मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। डेट क्यों? डेट होगा ना उसमें मंथ के बेस पे करो, डेट ज्यादा और सही मंथ, रहता है। ईयर। ठीक है, तो मैं डेट का इस्तेमाल पाइवेट में नहीं करता, वो स्लाइसर के लिए छोड़ देता हूँ। अगेन इंसर्ट पाइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग शीट, लोकेशन मैंने दे दी ये न्यू लोकेशन, ओके। तो मेरे पास है यहाँ पर आईडी साइज हो गया, डेट में से मंथ को पहले एक्सट्रैक्ट कर लो ना। वो अपने प्राइस और एक वो बनाना क्वालिटी पड़ेगा उसके लिए स्लाइसर, वो सॉरी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, वही तो बोला। बताता हूँ अभी वो कैसे करना। एंड में कर देंगे, रिफ्रेश करके सब कुछ आ जाएगा। इसमें अपना प्राइस नहीं है कहाँ पर? सर में। प्राइस एक पीस का प्राइस है, और ये अमाउंट सेल्स है टोटल। तो पिज़्ज़ा नेम्स रह गया मेरे पास, कि ये मेरे पास टोटल पिज़्ज़ा के नेम्स हैं। अब मैं ये भी पता कर सकता हूँ टोटल सेल्स कितनी हुई है, और मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सेल हुआ है। फिर टॉप 5 भी निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा इजी लग रहा है हमारे स्कूल उसमें मैं खुद लिखना खुद पड़ता है। लिखना पड़ रहा है। ठीक है, एक साथ रखें कि अलग करें, कंबाइन तो दो अलग बनेगा वो नहीं, जो एक दूसरा ग्राफ होता है जिसमें एक साथ दो दो कॉलम होते हैं, उसमें डाल के कर देना। उसमें सही से बनेगा नहीं ग्राफ, क्योंकि देखो 16,000 समथिंग वैल्यूज और 900 वैल्यू, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो ऐसा लगेगा कि एक लाइन ही बन गई है बस, दिखाई नहीं देगा उतना, बन जाएगा दिखाई नहीं देगा उतना। तो हटा दो। अलग ही कर दो ना इसे। काम कर सकते हैं। सर ये आप कर पा रहे हो आरएनडी के, हमें इसमें ये डेटा चाहिए। अरे हमें जैसे कोई डेटा देते हैं, हम कैसे एनालिसिस करेंगे कौन सा रो इधर आना चाहिए, कौन डेटा सा को समझ के। वही तो ये आप समझ पा रहे हो। आपने फिर से सम ऑफ अमाउंट की कॉपी किया था। इसमें क्या चाहिए वो चाहिए अच्छा, अब देखो यहाँ से ना दो बातें हम निकाल सकते हैं। मैं एक बार ना राइट क्लिक करता हूँ, इसे सॉर्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सर टॉप 10 रखना, टॉप 5 तो बहुत कम हो जाएगा। और इसका राउंड फिगर वैल्यूज
ठीक है। सर एक बात पूछो, जैसे आप एक साथ प्रयोगों को कैसे शिफ्ट करते हो, मतलब माउस की? कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की मिलेंगे सारे शॉर्टकट, अभी रुक जाओ। वैल्यू फिल्टर्स में टॉप 10 पिज्जाज ही पता करते हैं और किससे, सम ऑफ टोटल अमाउंट से। ठीक है, ये मेरे टॉप 10 पिज्जा आ गए। सम ऑफ क्वांटिटी में भी यही करते हैं कि टॉप 5 ना क्वांटिटी, टॉप 5 पिज्जा पता करते हैं कौन से हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिला था मोस्ट पॉपुलर पिज्जा के नाम से। फिल्टर्स टॉप 10 सम ऑफ क्वांटिटी, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो सभी को? बस अब टाइम रह गया। सर ये टेबल वो एक साल का डेटा था या 3-4 साल का था? तो ईयर के हिसाब से भी हम कुछ कर सकते हैं ना? बता, देखते हैं अभी क्या कह रहे हो। यहाँ इधर हाँ, अच्छा ये क्वांटिटी ठीक है सर ये ग्रैंड टोटल अब सर टॉप 10 का ही है ना? हाँ, ये टॉप 10 का ही है। हाँ, एक बार जरा देखते हैं डेट जो हमें गिवन है, ये एक ही साल की डेट है। हाँ, एक ही 2015 की है। अच्छा, अब देखो फिल्टर अगर हमें मंथ वाइज लगाना है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, एक न्यू कॉलम ऐड कर लेते हैं बाय नेम ऑफ मंथ। ठीक है, क्वार्टर वाइज लगा लिया, वो भी निकाल लीजिए ना। एक ही फिल्टर बहुत रहेगा, मंथ में 12 वैल्यूज हो जाएंगी ना, काफी वैल्यू आ जाएंगी मंथ में भी। मैं आपको स्लाइसर में बोल रहा हूँ, क्वार्टर वाला बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप यहाँ पे एक काम करो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, मंथ तो आपको मंथ नंबर ला कर देगा, मंथ एंड करके भी तो होता ठीक है। इसकी जगह आप ना यूज करो एक फॉर्मेट, या एक काम करो टेक्स्ट, यहाँ पे नाम उसका टेक्स्ट होता है एक्सेल में। टेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, टेक्स्ट से तो डे आता है ना? टेक्स्ट में आपको क्या करना है, देखो पहले वैल्यू सिलेक्ट करो, मेरे पास ये ऑर्डर डेट्स नाम से वैल्यू है, कॉमा प्रेस करो, इस टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा चाहिए आपको, इस टेक्स्ट का फॉर्मेट एम डीडी करते हैं तब के टाइप में चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अच्छा 3M है तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आया है मंथ का, 4M कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो आप ये मंथ्स में अगर चेक करोगे तो ये रहा, जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। सर हम एक और चीज कर सकते हैं ना, अगर हम मंथ का ही फंक्शन यूज करें और फिर वो जनरल में जाकर उसको मंथ में चेंज कर दूं, नहीं होगा? नहीं, वो जनरल में जब आप उसे डेट में चेंज करोगे तो वो पहली तारीख वाली डेट 1900 वाला कैच करने लगेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सारी पाइवेट टेबल को बस एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि मैंने ओरिजिनल डेटा में चेंज करा है। इसको रिफ्रेश कर दो, इसको भी रिफ्रेश कर दो। सर हाँ, जैसे कि आपने मर्ज करके टेबल बन के ये मतलब ये प्राइवेट टेबल बना दी, अगर अपन मर्ज नहीं करते हैं और अगर रिलेशनशिप के थ्रू करते हैं, मतलब रिलेशन बना के अगर रिलेशनशिप नहीं सेट करते तो प्राइवेट टेबल नहीं बना सकते सर? नहीं, बन जाएगी, तब भी बन जाएगी, तब भी बन जाएगी, लेकिन आपको वो एक पॉपअप देगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक ही शीट में सारी पाइवेट टेबल ला रहा हूँ ना, वो बोलेगा अलग अलग शीट में रख लो। ये समझा नहीं समझ कैसे सर? जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो इंसर्ट पाइवेट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं खुद से यहाँ बता रहा हूँ ना एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे चाहिए, ये पाइवेट मैंने जगह दे दी और ये वाली लोकेशन मैंने डिफाइन कर दी, चलो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे बन गई पाइवेट टेबल। जब आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि एक शीट पे एक ही पाइवेट टेबल रखो। जैसे ही आप एक न्यू पाइवेट टेबल क्रिएट करोगे तो इस वाली शीट की जगह एक और नई शीट बना देगा वो खुद से। ठीक है, आज वाली क्लास के बाद जब प्रैक्टिस करोगे ना तो करना, वो खुद से एक न्यू शीट तैयार करके दे देगा आपको। अगर रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं तो रिलेशनशिप बन जाएगा तो मैं यहाँ पे टाइम मैंने ले लिया है, और इस टाइम के साथ मैं क्या करूँ, सेल्स क्वांटिटी दिखाता हूँ कि कितनी क्वांटिटी आई है मेरे पास हर टाइम के अकॉर्डिंग। हर टाइम के हिसाब से नहीं,
मतलब 3 टाइम में बांट दो, सुबह दोपहर और शाम टाइम को। उसके लिए ओरिजिनल डेटा में कॉलम मारना पड़ेगा। तो क्या हो गया? चलो वैसे कर लो। ये भी इसमें मैं लाइन ग्राफ पढ़ाना की कोशिश के लिए बोला था। एक और वैसे भी कर लेते हैं, वो उसमें पाई चार्ट बना देंगे जैसे आप कह रहे हो। इसका पहले ना फॉर्मेट चेंज करते हैं। ये जो टाइम हमें दिख रहा है, बस एचएच पे कर देना उसको सेट। ऐसे नहीं, अब इफ का फंक्शन यूज कैसे करोगे आप? इसमें वापस जाओ टाइम पे, डेट, उसमें जनरल पे पूरी कॉलम सेलेक्ट कर, नहीं हाँ पूरी कॉलम सेलेक्ट करके जाओ जनरल पे। कर लेते हैं डेट में पहले इसमें वापस जाना, मोर पे जाना, मोर, और अब इसमें उस पे जाओ कस्टम पे, कस्टमाइज पे। अब वहाँ सब कुछ हटा के एचएस कर दो, खाली बस वो आ जाए, आवर्स आ जाए। हाँ, और हमें मिनट से क्या ही फर्क पड़ेगा, बस एचएस कर दो, तो उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी। प्रॉब्लम तो नहीं है, सही तो हो रहेगा। जाएगा वैसे तो। बस अब आप एक का यूज कर सकते हो, सेट हो जाएगा। हम यहाँ पे नाम देते हैं इसको 11 आवर है, मतलब 11। हाँ, सुबह के 11 बजे। एएम पीएम से बता दिया। एएम पीएम मतलब 24 आवर फॉर्मेट है ना, में चल रहा है ना। पीएम इफ से ऐड कर सकते हैं। इफ से क्या है यार, टाइम का नाम देते हैं। बता दीजिए। एक सेकेंड, ये पाइवेट चेंज हो जाएगी या रहेगी? 11 है, मतलब इसका नाम टाइम ऑलरेडी है, इसका नाम रखते हैं, टाइम कैटेगरी नाम रख देते हैं, इक्वल्स टू इफ अगर ये सेल ये मैंने कॉफी शॉप वाले में करा था, लेस देन 12 है तो सुबह के 12 होगा। तो मॉर्निंग हो गया ना फिर, और फिर शाम के 5 बजे से पहले और रात के 11 यानी 23 बजे से पहले। ये हो गया मॉर्निंग, कॉमा शाम के 5 या 6, 12 बजे के बाद 5 तो पहले ही है। 5 बजे तक होता है। हाँ सॉरी 5 किसको कहेंगे, 17 5 को बजे के कहेंगे, बाद इवनिंग से हो जाता है। 17 को कहेंगे ना, 17। हम तो एएम पीएम से देना है, तो 12 बजे के बाद से लेके नेक्स्ट अगले दिन का मतलब सेम डे का 12 बजे 00 होता है, तो इवनिंग में आता है सारा, पीएम ही तो आएगा। हाँ रुको, आफ्टरनून वाला टाइम ना 3 AM से पहले पहले लेना होगा। 3 के बाद और 7 तक इवनिंग टाइम होगा, इवनिंग के बाद फिर वो आफ्टर नाइट टाइम होगा। मतलब आप 4 सेक्टर में बांटोगे। हाँ, हाँ। 3 बजे का मतलब होगा 12, 13, 15। क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे इफ नहीं लिखा मैंने, रुको। ये जगह नहीं, तो इवनिंग फिर 6 बजे से करना है आपको, 6 बजे तो शाम में 6 हो जाएगा 18। उन्नीस शाम के 7 बजे कर देते हैं। 19 इवनिंग, कॉमा बाकी सबको फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लिख देंगे कितने ब्रैकेट्स हैं? 1 2 1 3 बार लगाए, बहुत बार। 1 2 3 ये एक मिनट। समय मॉर्निंग आया, सारा मॉर्निंग है, कुछ तो गड़बड़ है। एक कॉमा की मिस्टेक है कहीं ना कहीं। सिर्फ आंसर लाते तो देख लिया, हमें कैसे पता चलेगा गलत है? यहाँ फिल्टर में देखो, मॉर्निंग के अलावा कोई आंसर नहीं आ रहा अभी। हाँ, वो तो ठीक है।
प्रॉब्लम पता है क्या है? Tagging? ये वाले नंबर को कंपेयर कर रहा है, कौन सा नंबर है? ये नंबर को। ये कौन सा नंबर होता है? बैंडविड्थ सैंपल। तो यहाँ पर हमने नंबर डाला होगा करेक्ट। मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट दो। फिक्स कर दोगे क्या? नहीं, 1 मिनट दो बस, टाइम में एक बार चेक करता हूँ। टेक्स्ट में डेफिनेशन, अगर टेक्स्ट में लेगा फिर तो वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का समझ नहीं पाएगा। अभी नहीं आया। डबल कोट्स तो टेक्स्ट के लिए होता है और डेट के लिए। यहाँ पे भी हम फॉर्मेट सर एएम करके देख लो ना, मेरे को ऑर्डर टाइम इसको चेंज कर। हो सकता है कि ऑर्डर टाइम में मॉडल की अभी हो जाए। एक बार टाइम में जाके देखो ना दुकान कब कब खुलती है, ऑर्डर टाइम इसमें फिल्टर में देखना, स्क्रॉल करो सारे नंबर को। वो जो इसके अंदर अंदर वर्क कर रहे हैं ना 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स, वो उन पे काम कर रहा है, इसको कंपेयर नहीं कर रहा। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा अब यहाँ पे। वो काम क्या है, मुझे ना यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा कहीं पे, ताकि वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाए मुझे कि मैंने एक टाइम स्लॉट लिया है 12 बजे। एक टाइम स्लॉट लिया है मैंने 3 बजे ना 15। फिर 7 लिया है, बस इसके ऊपर 9। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला में खुद से लिखने की बजाय तो सर यहाँ पर वो इन्वर्टर नहीं लगाएंगे डबल कॉलम अगर हम क्लिक करें? कहाँ पे? जैसे पहले आप डबल कॉलम में अच्छा वो नंबर था तो दे दो। अब आ गया, देखो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें दिख रहा है कि ये 12 बजे है, बट एक्चुअल में जब आप इसे जनरल में कन्वर्ट करोगे तो 12 बजे का मतलब 0.5 है। वो इन नंबर को कंपेयर कर रहा था इंटरनली। गलत क्या? मैंने आपको क्या बोला था कि हम अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं करवा सकते, हमें समझना है ये कैसे काम कर रहा है। जैसे कल मेरा डेटा में हो रहा था तो डेट नहीं ले रहा था, वो टेक्स्ट उसको समझ रहा था, तो आपने उसको जनरल पे जाके ऑटो डेट कर दिया। ठीक है, अब आ गया मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। अब एक बार पाइवेट में जाके रिफ्रेश करना है बस। तो ये डेट का बड़ा पंगा रहता है ना, केवल डेट का ही रहता है। एक सेकंड, ठीक है, एक पाइवेट टेबल बनाना, एक और यहीं पर साइड में इसके। जी हो सकता है इसकी बना दूं। नहीं तो आप पहले यहाँ प्राइवेट टेबल पर क्लिक करो, पहले यहाँ कुछ कहीं टेबल पे सिलेक्ट पूरे डेटा क्लिक करो ना टेबल पे किसी, अब एग्जिस्टिंग पे क्लिक करो, अब लोकेशन पे क्लिक करो पहले उधर। कोई नहीं अब नीचे से प्राइवेट टेबल सिलेक्ट करो, नीचे आओ प्राइवेट, अब यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्लिक करो। इसका बनाना है, उसका बनाना है टाइम सर गुड इस टाइम सबसे ज्यादा सेल्स होती है। और क्या कहते हैं कॉलम में डालो वो जो हमने अभी नया कॉलम क्रिएट किया है। तुमने वो सबमिट कर दी एसक्यूएल की? नहीं एसक्यूएल के नहीं, मैंने बस सर्कुलर भेजे हैं, हमने कोई से रिफ्रेश नहीं हुआ। टाइम कैटेगरी को डालो, आ गया नहीं कोई गलत हो गया, एक मिनट क्या गलत हो गया? ठीक है अब उसमें डालो, पर इसको अगर तो इसको उसमें लगवाता ना, क्या कहते हैं स्लाइसर में, तो ज्यादा बढ़िया रहता। टोटल अमाउंट को डालना सर आपको। क्वांटिटी की
कौन सा बिजिएस्ट टाइम है। तो सर वो तो अमाउंट से हुआ ना कि किस टाइम आपको ज्यादा सेल्स आती है। सेल से फर्क नहीं, एक पिज्जा है जो 500 रुपए का, एक पिज्जा है जो 100 रुपए का है। अच्छा हमें ये देखना है कि क्या कहते हैं कब कब भीड़ होती है तो हमें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है, हम ऐसा भी पता कर सकते हैं ना, लेकिन सेल से नहीं पता चल पाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी आप कोरिलेशन लगा रहे हैं। सिंपल लॉजिक है ये तो। सेल्स से नहीं पता लगेगा कि सबसे ज्यादा ऑर्डर इस टाइम पे आ रहे हैं। मान लो मैंने एक ऑर्डर दिया, वो पिज्जा का प्राइस 550 रुपए है। एक मैंने एक ऑर्डर दिया जो 110 रुपए का पिज्जा है, तो मैंने आपको बोला 110 वाले 4 बना दो, तो वो 110 वाले 4 जल्दी बना दोगे या फिर 550 वाला एक जल्दी बना दोगे? 550 वाला एक। तो आपको वर्किंग कैपेसिटी, अपना तैयारी, इंग्रेडिएंट्स और प्री प्रिपरेशंस वगैरह वो सारी पहले करके तैयार करते हैं। छोटा ऑर्डर खड़े रहते हैं। तो हमने वो पहले वाली टेबल में भी रिलेशनशिप करके बता दूं, वो वाली कैप्सूल सीट होगा सर एक बार अभी खोलता हूँ, रुक जाओ, आपके पास रिकॉर्डिंग मिलेगी 3 4 10 जितनी बार भी देख लेना, पहले क्लास कंप्लीट होने दो। टाइम रह जाएगा तो ये टॉपिक भी बीच में छोड़ना पड़ेगा फिर। अभी ऐसा नहीं है हो गया काम, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, पहले एक बार पढ़ लो, और साथ के साथ पढ़ना है तो बिल्कुल एकदम फास्ट, फिर जल्दी जल्दी पढ़ो फिर। अब देखो, एक शीट पे सारी पाइवेट्स रख दी ना, अब आपकी मर्जी है जितनी मर्जी पाइवेट्स बना लो, और जो जो डेटा आपको शो करना है वो सब चीजें रख लो। अब इसके बाद एक मैंने न्यू शीट बनाई है जानबूझ के, मैं इसको नाम डैशबोर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अब ये जितना भी कस्टमाइजेशन का काम है ये आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक जगह स्पेसिफाई करूंगा कि मेरा डैशबोर्ड कहाँ होना चाहिए, तो मैं इंसर्ट पे जाके एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये वो शेप है, मेरे को इतनी जगह पे अपना डैशबोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है, तो मैंने कुछ ये वाला शेप इंसर्ट कर दिया। आप कोई अलग शेप करना चाहते, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसे नहीं स्टार कर दिया, एरो कर दिया, वो मत करना, कोई रेक्टेंगल, कोई सर्कल, कुछ ऐसे करना। तो आपने कर्व वाला क्यों किया है, इसमें तो दिक्कत आएगी वो डालने में। ये लोग ऐसे नॉर्मल कर देते हैं। सेव मत करो तभी तो हो जाएगा। क्या उसको मर्ज कर दो ना सब, तब अगर मर्ज ना करो, हाँ वो कर सकते हो जैसा आप कह रहे हो। डैशबोर्ड के लिए ये जरूरी है उन्हें कर्व लेना, मतलब ये मैंने क्या बोला कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कस्टमाइजेशन करो, मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप चाहे सेल को मर्ज कर दो, कुछ अलग कलर्स दे दो, चाहे आप ना भी लगाओ, एक ये कर सकते हो, शीट नॉर्मल ऐसे दिखाई देती है ना, व्यू पे जाओ, यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा दो, हो गया ब्लैंक व्हाइट एकदम। अब वो कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, हमने ब्लैंक करना, चाहे मर्ज से करें चाहे ग्रिड लाइन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें अभी इसके ऊपर रिप्रेजेंट करवानी है, इसलिए सेव ज्यादा बेटर है, पीछे पिक्चर भी लगा सकते हैं। हाँ लग सकती है, लग सकती है। जैसे मान लो कि जो आपने बोला मेरे पास कोई टेम्पलेट है बना हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्लैंक डैशबोर्ड टेम्पलेट, तो मैं ऐसा मानने लगूं कि ये है, ठीक है, कुछ जो छोटी इमेज है, मैं ये बोलूँ तो घर पे चले जा और 4 बजे आती, 4 बजे क्लास होगी, दोबारा मुझे उसी सब्जेक्ट की होगी। अभी हम आएंगे तो हम 3 घंटे तक इतना पड़ेगा, वो फायदा नहीं है। हाँ तेरा घर तो पास में है, तो 4 बजे आ जाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं कि एक ब्लॉक अलग है, एक दूसरा ब्लॉक अलग है, यहाँ पे राइट साइड में छोटी छोटी चीजें और शो करनी है, यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो आप ये फोटो भी इंसर्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली, तो ये देखते हैं। सर ये एडिट हो जाएगी जब हम इंसर्ट करेंगे? नहीं, फोटो एडिट आपने बनाई होती तो आप कर सकते, ये तो डाउनलोड करी हुई फोटो है। हाँ हम इसकी जगह एक काम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ टेम्पलेट ना खुद से ही बनाते हैं। खुद से कैसे बनाते हैं, सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे वो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना, आप बैकग्राउंड में उसे रहना, तो जब आप स्लाइसर या कुछ ऐड करोगे तो उसकी वजह से सेम वैसे ही कुछ इफेक्ट आ जाएगा। इंसर्ट तो करना पड़ेगा मेरे को ही। नहीं आप उसमें जब उसका भी तो एक बैकग्राउंड कलर होता है ना, स्लाइसर वगैरह के चार्ट। हाँ वो मुझे मैच करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे तो ब्लू कलर है,
मैंने यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मेरा पूरा थीम ही मेरा ये कलर में आना चाहिए, तो मुझे वो भी मैच करना पड़ेगा। मतलब उसके जो कलर्स हैं, हाँ, पाइवेट्स के, चार्ट्स के, स्लाइसर्स के थीम आते हैं ना, तो उससे डायरेक्ट मैच हो जाएगा ना। मान लो जैसे मैं ये चूज कर लेता हूँ, जो आप कह रहे हो मैं भी दिखाता हूँ। इंसर्ट पे जाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ मैं नॉर्मली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक, अरे यहाँ नहीं, टेक्स्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC, ठीक है, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। और बोल्ड कर देते हैं, सेंटर कर दिया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया, और ऐसे। अब देखो ये व्हाइट कलर में नॉर्मली यहाँ पर दिख रहा है, मेरे को नहीं चाहिए ये ऐसा ही रहे, मेरे को चाहिए ये बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पे गया, हाँ बैकग्राउंड रिमूव यहीं से ही होगा। फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल के अंदर जाके नो फिल करना है। और अभी आप देखोगे ना तो एक छोटा सा यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा आपको, ये बॉर्डर भी अगर हटाना है तो ये टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करो, शेप आउटलाइन पे जाओ, नो आउटलाइन कर दो, ठीक है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर एक वो आ जाए स्लाइसर, और यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्सेस में वैल्यूज आ जाए, फिर मैं यहाँ डैशबोर्ड बना दूँ। तो मैं पहले स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ, किसी भी एक पाइवेट पे क्लिक करना है, वही जैसे कल किया था, इंसर्ट पे जाना है, स्लाइसर पे जाना है, मुझे चाहिए था मैं मंथ के बेसिस पे लाऊं, तो ये मंथ्स आ गया, ओके। राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस, और मैं इस सभी को कनेक्ट कर दूंगा, ओके। अब ये स्लाइसर मुझे ले जाना है इस वाली शीट पे, तो इसे सिलेक्ट करो, कट करो, और कट करके यहाँ डैशबोर्ड पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। अब या तो आप ऐसे फिट कर लो, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग इससे मिलती जुलती कोई, या तो ये, नहीं तो ये सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो शेप पे आए, एंड अगेन एक शेप इंसर्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे एक यहाँ पे चाहिए टोटल सेल्स, एक और कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चाहिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या क्या पता कर सकते हैं, टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा एक एवरेज सेल्स कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, और एक लास्ट कर देंगे यहाँ पे, इसका साइज एडजस्ट करते हैं अभी बराबर 4 रुपए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर
इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल सेल्स और इसको सेंटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज सेल्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज आपने निकाला था, अभी निकाल दूंगा, टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, क्वांटिटी को ऑर्डर से नाम से दे देते हैं और यहाँ पे एवरेज ऑर्डर्स, ठीक है। इसको भी सेंटर अलाइन, इसको भी सेंटर अलाइन, इसको भी सेंटर अलाइन कर दिया। इसमें आपने जो लिखा है टेक्स्ट बॉक्स है यूज करके लिखा है? नहीं, शेप में डबल क्लिक कर दिया, वो अपने आप लिख देगा, ठीक है। तो चलो ये तो अभी मुझे निकालना होगा, मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब डैशबोर्ड बनाने की शुरुआत करता हूँ, ठीक है। पाइवेट टेबल पे आना है, मुझे क्या चाहिए, पहले मैं ये लाइन चार्ट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। पाइवेट टेबल पे क्लिक करना है, कहीं पे भी इंसर्ट पे आओ, देखो या तो आप यहाँ पे एनालाइज पे चले जाओ, यहाँ आपके पास पाइवेट चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ इंसर्ट पे आके यहाँ से भी रिकमेंडेड चार्ट्स पे आओगे तो आपको एक सैंपल देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें स्कैटर प्लॉट बन जाएगा ना? नहीं, ऐसे नहीं है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं जानबूझ के यहाँ लाइन चार्ट लेता हूँ। अब देखो नॉर्मल चार्ट्स में और पाइवेट चार्ट्स में डिफरेंस होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे, लेकिन मुझे ये यहाँ पे अभी नहीं चाहिए। राइट क्लिक करके मैं इसको हाइड ऑल फीड बटन्स कर देता हूँ, ये जो यहाँ टोटल लिखा है ये हटा देता हूँ, ये जो टोटल लिखा है मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑर्डर्स, ठीक है, सिर्फ ऑर्डर्स नाम दे देते हैं यहाँ पर। और हमने चार्ट्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी, डिजाइन पे जाते हैं, चार्ट एलिमेंट्स पे, और ये जो टाइटल है इसको मैं सेंटर ओवरले कर देता हूँ ऐसे। अब मेरा काम क्या रहेगा, ये जो चार्ट है इसको कट किया, डैशबोर्ड्स पे आए, यहाँ पे पेस्ट किया, अब इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सेट करनी है कि ये चार्ट मुझे रखना कहाँ पर है, तो मैं इसको बॉटम राइट साइड पे रखता हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए कि ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज हो जाए या फिर बैकग्राउंड हटा दें, तो फॉर्मेट पे जाना है, इस चार्ट को सिलेक्ट करते हुए शेप फिल पे करना है नो फिल, शेप आउटलाइन पे करना है नो आउटलाइन, ठीक है। ये जो लाइंस आ रही हैं ये मुझे नहीं चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है ऑर्डर्स का वो नहीं पता करना, मुझे टाइम पता करना, मैक्सिमम टाइम। ये जो मेरे पास कलर आ रहा है ना इस लाइन का, इस पे लाइन पे क्लिक करो, होम पे जाओ, अच्छा फॉर्मेट पे ही आओ, फॉर्मेट पे ही मिल जाएगा यहाँ पर आपको, यहाँ से कलर दे दो उसको, क्या कलर दें हम, ग्रे के ऊपर इसमें भी डायरेक्ट थीम लगा देते हैं ना? कौन सी थी, जैसे उसमें क्या कहते हैं स्लाइसर में लगा देते हैं ना, उसके टाइप की डिजाइन में लगा के। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, चलिए पाइवेट टेबल पे आते हैं। देन देखो मेरे पास यहाँ आफ्टरनून इवनिंग मॉर्निंग करके 4 ही पैरामीटर्स हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और इसका पाई चार्ट बना लेते हैं। अगेन ये जो बटन्स हैं इसको मैंने कर दिया हाइड, ये टोटल जो लिखा है इसे हटा दिया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि डिज़ाइन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइटल में ना खुद से लिखता हूँ तो सेंटर ओवरले, इसको मैं यहाँ पे ना रश आर लिख देता हूँ,
रश आर्स, दोपहर में सबसे ज्यादा पिज्जा मिलता है। ठीक है। इसको किया कट, डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे किया पेस्ट। सर नंबर्स भी तो लिख सोलते तो सही रहता। कर देते हैं वो भी, अभी रुक जाओ। इसको प्लेस यहाँ पे करते हैं रश आर्स को। तो फॉर्मेट पे पहले हम जाते हैं और शेप फिल में नो फिल कर देते हैं। ये जो रश आर्स है इसमें भी तो हम वो कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर से, एक ही बात है। एक्सेल में सही से काम नहीं करता हर बार। इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और ये जो रश आर्स है इस पे सिलेक्ट किया, बोल्ड एंड अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, शेप की आउटलाइन आ रही है, फॉर्मेट पे गए, शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन, ठीक है। अभी एडजस्ट करना पड़ेगा और भी, कोई नहीं। ये मेरे पास टॉप 10 पिज़्ज़ा का अमाउंट है एंड देन टॉप 10 पिज़्ज़ास की क्वांटिटी है। अगेन इंसर्ट पाई चार्ट या डोनट चार्ट में से कोई भी आप ले सकते हो यहाँ पे। ये बटन्स को हमने किया हाइड, इसको पहले हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड अगेन साइज एडजस्ट किया, इसको फॉर्मेट नो फिल, चार्ट के टाइटल को हमने कर दिया सेंटर ओवरले। तो सर इसमें वो अमाउंट नहीं शो करता है ना? करेगा, रुक जाओ अभी करेगा। इस अमाउंट है ना, यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ। ठीक है, डिजाइन पे जाओ, आपके पास चार्ट्स एलिमेंट्स में डेटा लेबल्स होता है ना, ये रहा डेटा लेबल्स, इसको शो पे कर दो, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे या कॉल आउट्स आ जाएगा। अगर ये कॉल आउट रखना है तो यहाँ से लेजेंड्स हटा देते हैं। नहीं वाइबर्ड भी आ सकता है जो टेस्ट यहाँ पे सेल्स कैटेगरी लिख देते हैं, कैटेगरी सेल्स या सेल्स कैटेगरी पिज़्ज़ा कैटेगरी ऐसे लिख दो। पिज्जा सेल्स कैटेगरी है ना ये, वेजी सुप्रीम क्लासिक। अब यहाँ पे भी नंबर चाहिए, वही चार्ट को सिलेक्ट करना है और डेटा लेबल्स सेंटर में चाहिए, इनसाइड एंड बेस्ट फिट, आउटसाइड एंड कर देते हैं। और एक काम करते हैं, पाइवेट टेबल में क्या है, ये रश आवर्स है ना, तो ऑर्डर्स है ये हमारे पास, ठीक है। तो मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओ,
नंबर्स पे जाओ और एक काम करो, डेसिमल प्लेस तो कर दो 0, फिर इसे ऐसे कर देते हैं 0,0 ऐसे, कॉमा आ जाएगा ना, कॉमा आ जाएगा numbers के बीच में थोड़ा लुक अच्छा लगता ऐसे। आपको चाहिए ये टेक्स्ट जो है ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, वाइट कर दो, चाहे कोई भी कलर अपने मर्जी से दे दो जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। है। डैशबोर्ड में ये टेक्स्ट अगर लिखना है तो ये बैक जी जरूर आएगा ना, टेक्स्ट का और कोई ऑप्शन नहीं। टेक्स्ट मतलब ये जो क्लासिक 27 लिखा है नीचे, मतलब ये बॉक्स के अंदर ही है, बॉक्स नहीं आ सकता। हाँ वो तो देखो ना, डिजाइन में पढ़ा था ना हमने, जोन सा मर्जी आप चाहे चूज कर लो। ये तो मैंने अगर नन करते हैं तो कौन सिलेक्टेड है, ये रहा डिजाइन, ऐड एलिमेंट, डेटा लेबल, नन कर दो, हटा दो। नन की जगह यहाँ पे शो करना है, नंबर्स आ जाएंगे ऐसे, नंबर्स एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंगली, वो अब हमारे ऊपर है कैसे शो करना है। लेकिन अब मैं सिर्फ नंबर रखूंगा तो ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो नहीं पता चलेगा। इस पे बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर भी हटा देते हैं, नो आउटलाइन। इंसर्ट पे जाते हैं, एक बार चार्ट ऐड करते हैं, ये बटन्स को बार चार्ट यहाँ पे ठीक लगेगा कि नहीं। फनल सेट नहीं है इसमें, है फनल बनाएगा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा इसको यहाँ पे। फनल क्यों नहीं बनेगा? पाई ले लो ना, तो पाई बेटर लग रहा है देखने में। बाईस में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो 10 है। हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया है ना इसको, बात ये है। तो स्कैटर क्या है, स्कैटर नहीं है ये लेना है। बस इसका कलर चेंज कर सकते हैं ना सर, दो 76 लगा दिए। चार्जिंग इसका देन डिजाइन अगेन फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप फिल में नो फिल कर देते हैं। नाम बड़े बड़े हैं इसके काफी। एक काम यहाँ पे वो होगा, डेटा टेबल के नाम से आएगा, टेबल में वैल्यूज आएंगी छोटी। इसमें भी ऐसे आते हैं, तो बड़ा सा लग रहा है। तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो नाम से ही आ जाएगा। लाइन चार्ट को छोटा कर दो ना।
अभी भी नहीं आया आपको जितना लाइन चार्ट की जगह उसे उसको करना था। हाँ लाइन चार्ट की जगह वो वाला चार्ट और उसके इसको हटाना है, नहीं ये छोटा करना है। ये दो तो ऊपर वैसे ही ठीक थे, हाँ इसको नीचे कर देते हैं। आएगा नहीं, या तो आपको अपना बैकग्राउंड बाहर या तो फिर ये जो है ना ये चारों, इसमें तो सर आपने वही टाइप कर दिए, बट वाई एक्सेस वाले जो होते हैं हाँ समझ गया। फिर तो ऐसा अगर कोई डायरेक्ट डैशबोर्ड देखे वहाँ आपको नंबर ऑफ वो बताएगा, ऑर्डर्स कितने हैं। तो मुझे तो पीक आवर्स पता करने हैं ना, तो यहाँ पे देखो 11 AM पे सबसे ज़्यादा आवर्स आ रहे हैं। सर सेव का साइज भी बड़ा कर देते हैं, पूरा ग्रे कलर का फिर सारा सेटिंग चेंज है। ऐसे नहीं मतलब नाम ले लो, नंबर ले लो और नाम ना आए, ऐसे नहीं ऐसे जो पूरा हट जाएगा ना। पूरा चार्ट है कोई दूसरा और ये टॉप 10 सारे लगभग बराबर ही बराबर है। काफी भी बड़ा है ना। गलत चार्ट वो बन गया। अभी तो था ही कहाँ पे। आपने सब नंबर हटा दिया ना? हाँ नंबर अभी हटाए हैं। एक बार एडजस्टमेंट इसकी हो जाए कहीं पे, कहाँ सही आएगा ये। इसके नीचे की नेम नहीं चाहिए, पर रात तो आ जाएगा। तो और ज्यादा बड़ा लग रहा है। सर वो जो पाई चार्ट को डोनट चार्ट है उसे पाई चार्ट के नीचे रख दो और इसके ऊपर रख दो, और उसको लाइन चार्ट को थोड़ा मतलब पतला कर दो। ये वो तो हो सकता है पर ग्राफ वाले को करेंगे। इसको सर नीचे लेके आना है, उसको थोड़ा पतला कर दो ना। इसको नीचे लेके आना और पतला कर दो। इसको पहले इसको एडजस्ट कर देता हूँ एक जगह, फिर उसको ऊपर वाले को करूँ। इसका साइज भी छोटा कर दो हमारी टॉप 10 के साथ। इसको ऐसे में कर दो वर्टिकली। आपके जगह पे ले लो। ऐसे नहीं एक और था ना उसके जस्ट नीचे रोटेट वाला। चलो सर इसमें नंबर पे आ गया, सही है। अब जगह ज़्यादा बच गई यहाँ पर। तो कुछ और भी अभी और तो है सर, इसको साइड कर दो। आएगा नहीं अब यहाँ नीचे कुछ कर भी। दो क्यों? क्या आएगा अब यहाँ देखो। ये आफ्टरनून वाला हो गया, टाइम वाला हो गया, ये हो गया ये लार्ज रह गया, तो आ जाएगा छोटा सा। उसका फनल चार्ट बना दो हम बात। फनल इसमें ऐसे नहीं बनेगा। फनल के लिए कैटेगराइज डेटा डालना पड़ेगा अलग से। सर ये कैटेगराइज नहीं, तो डेटा में कुछ और भी ऐड कर दो ना, उसको फिर चार्ट मॉडल में।
जिसका वो आ रहा था डबल एक्सेल वाला जो साइज वाला वो आ जाएगा। वो सब एक ही पेज पे होता है जैसे आप नहीं, ऐसा जरूरी नहीं एडजस्ट है। कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्या है, आप इसका लेंथ इंक्रीज करते रहो, ब्रेड्थ इंक्रीज करते रहो, जितना आपको बनाना है उतना बना दो। हाँ, अगर आपको अलग अलग लोगों के लिए डैशबोर्ड बनाना है तो अलग अलग पेजेस पे डाल दो, फिर आप उसको तो पूरा जैसे जितना बड़ा बनाएंगे उतना बड़ा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट तो पेज के अकॉर्डिंग भी पेज होगा। पे और आप पीडीएफ बना सकते हो। हाँ, इसकी इससे दे लोग सकते हैं PPT किसी भी को। हाँ, पीडीएफ बना के दे सकते हो किसी को। जैसे हमारे क्या होता है पीपीटी में डैशबोर्ड जैसे आता है पेजेस वाइज आता है पीपीटी का तो पेजेस वाइज ही बनाते हो। हाँ यही होगा जैसे एडजस्ट मैंने नहीं होता। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एरिया जो ये सेट किया हुआ है, ये एक एरिया को पूरा उन्होंने एक पेज पे पेज पे करके हाँ एक पेज में जैसे ग्राफ आ गया, एक में पाई चार्ट आ गया। सबसे ज्यादा लार्ज सेल हुआ है डबल एक्सेल हुआ है। एल ज्यादा एल हुआ है ना। इसमें भी आपने लाइन चार्ट की यूज वो ज्यादा अच्छा लग रहा था सर। इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए कोई भी कर लो, चाहे पाई चार्ट बना लो, दोबारा नीचे बार बना लो, इसमें इशू नहीं आएगा इतना। अच्छा, जब भी हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लाइन चार्ट यूज करते हैं ज़्यादा वैसे तो जो लाइन चार्ट है उसको बनाया ही इसीलिए गया है कि जब आप टाइम के बेसिस पे किसी चीज़ को कंपेयर करते हो तब लाइन चार्ट। हाँ, ये नहीं है टाइम के बेसिस पे। यहाँ पे मैं एक बार नाम दे देता हूँ, रुको, पॉपुलर या फिर यहाँ पे मोस्ट ऑर्डर्ड साइजेस। कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। देखो, अगर आप कॉलम चार्ट करोगे तो ऐसा बनेगा। डबल लाइन वाला होता है, इसका कैसे यूज करेंगे? एक अभी मैं अलग से बना के दिखाऊंगा। इसके अलावा बार चार्ट ऐसा बनेगा। उसकी तरह होगा ना, जैसे वो स्कैटर वाला ये कौन सा? बार वाला एक होता है ना, एरिया वाला क्या है इसमें क्या अच्छा सेम ही है। लाइन चार्ट सेम ही है, बस कलर आ जाता है नीचे एरिया में। सर जो डबल लाइन वाला होता है वो स्टेप बार ग्राफ की तरह ही होता है ना, जैसे उसमें दो कैटेगरीज को उसमें लगा देते हैं। हाँ, दो कैटेगरीज उसमें आती है। हाँ, डॉट डॉट वाली कर दो, ये लाइन में जो दिख रहा है ना ऊपर। हाँ, ये वाली कर दो। ठीक है बस बहुत है, डॉट आ गया इसका। तो इसका वाइट हटा दो, इसका हट जाएगा और वाइट चल कलर चेंज करके सारा कवर 5 3 4 5 पर ये मैसेज सा हो गया ना, ऐसे ही आते हैं डेटा। अब जो सारे ये जो जनवरी फरवरी में क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा क्लिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने पहले ही इसको कनेक्ट कर दिया ना सारी चीजों से। तो हम सिर्फ एक्सेल भेज सकते हैं। अगर हम पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे तब तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, वो तब नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे ये रह गया, टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, टोटल ऑर्डर। वो जो ऑर्डर्स का लाइन चार्ट बनाया उसका लाइन का ब्रेथ नहीं बढ़ा हो सकता है? नहीं, वो बोल्ड नहीं हो पाएगी। बोल्ड करने के लिए एक काम करते हैं, एक बार फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे जाते हैं। लाइन है सॉलिड लाइन, विड्थ यहाँ से हो जाएगी। अरे, एक ही पॉइंट सिलेक्ट हो गया गलती से। मैनेजमेंट डेटा एक बार पूछूं? हाँ जी, बोलो बोलो। सर, ये जो आपने स्लाइस लगाया है मंच का, इसको मतलब सभी प्राइवेट टेबल से कनेक्ट कराएंगे सर आपने? हाँ जी, कर दिया है। अगर मैं एक्सेल ना भेजती हूँ आप कैसे बनाएंगे डैशबोर्ड सारा डेटा?
रुको बता, एक बार ये और ऐड कर दो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना मुझे ये चाहिए कि जो टोटल सेल्स, एवरेज सेल्स, टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ना ला के दिखाना पड़ेगा। कैसे कि देखो ये टोटल सेल्स ही है, सभी पिज़्ज़ा की सभी कैटेगरी की टोटल सेल्स ही है। मैं बस इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ करेंसी में, ठीक है। मैं डॉलर सिंबल ही रहने दे रहा हूँ, आपको चाहिए दूसरा सिंबल, आप सिंबल ऐड कर देना, ठीक है। मैं एक बार इसको एक काम और करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सम की जगह पर एक एवरेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये आपका एवरेज ऑर्डर्स है फिर टोटल सभी का $17 यहाँ पे जो लिखा हुआ है। जहाँ तक है ना ओरिजिनल फाइल में भी डॉलर्स ही है। या रुको एक सेकंड में, उसकी जगह पे ना ये ज़्यादा बेटर लगेगा। ये है टोटल सेल्स 817 कुछ करके आ रहा है 817, हाँ ये टोटल सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो टोटल सेल्स है मैं इसको पिज़्ज़ा टाइप्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये टोटल सेल्स की जगह पे वैल्यू फील्ड्स और इसको मैं एवरेज कर देता हूँ। 17 ही आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो $17 ही रहेंगे, रखेंगे फिर इसको। क्या था यहाँ पे, नाम था ना पिज़्ज़ा नेम, ये रहा, ठीक है। इसकी करेंसी में चेंज कर देते हैं इसको, $17 आ गया। अब ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर कहाँ पर है, सम ऑफ क्वांटिटी ये ऑर्डर है, वैसे तो ये भी ऑर्डर्स हैं 49574, हाँ ऑर्डर्स हैं ये सारे, ऐसे ही रखते हैं, कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटी की जगह एवरेज क्वांटिटी निकाल लेते हैं बस यहाँ पर, ठीक है। तो 4 चीजें अब मेरे पास आ गई हैं। हाँ एवरेज, एक ऑर्डर तो आता ही आता है, उसमें भी यही आ रहा था, माइनस यही आ रहा था, एवरेज बना रहा था। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमारी पाइवेट टेबल से ना वैल्यूज ला कर देगा। हमें फॉर्मूला क्यों चाहिए पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, पहले ये वाली जो पाइवेट टेबल है जहाँ मैं एवरेज अमाउंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो एवरेज अमाउंट है ये कहाँ पर है, 80 रो F सेल। अगर मैं सपोज यहाँ से कुछ भी चेंजेस करता हूँ, जैसे कि ये ओरिजिनल डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे जून सिलेक्ट कर दिया, तो ये सारा डेटा जून का चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मेरी पाइवेट टेबल है ना, यहाँ पर भी मेरे जो ये वैल्यूज हैं, जो ये सेल की एड्रेसेस हैं, ये भी चेंज होती रहती हैं। तो मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा कोई इफेक्ट पड़े, तो मैं अपने पाइवेट टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेकर आता हूँ। तो वो जो डेटा एक्सट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ वो मैं कैसे करूँगा, जैसे मान लो ये जो अमाउंट है एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट है, तो मैं एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट को किसी यहाँ बाहर सेल पे नॉर्मल जगह पे क्लिक करता हूँ इक्वल्स टू, और आप यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल वैल्यूज है ना यहाँ पे क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट हो जाएगा, गेट पाइवेट डेटा, टोटल अमाउंट कॉलम का नाम है और सेल ये रहा। अब अगर ये एड्रेस चेंज भी हो जाता है तब भी आपको ये ग्रैंड टोटल वैल्यू ला कर देगा, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मेट सेम कर दो, 17 विद डॉलर्स, ये आ गया। इक्वल्स टू लिखना है, जैसे ये तो एवरेज अमाउंट है, सपोज मेरे को यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी चाहिए, इक्वल्स टू ये एड्रेस, एंटर करो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एवरेज क्वांटिटी, ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी है, इक्वल्स टू ये ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू, एंटर। देन अगेन इसका भी फॉर्मेट कर देता हूँ मैं चेंज, दैट मोर नंबर फॉर्मेट कस्टम, ये जो नंबर लिखा है 0,00 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 4,107 आ गया है। देन अगेन यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ इक्वल्स टू, और ये सेल का एड्रेस ये मेरा टोटल सेल्स हो गई। इसका भी फॉर्मेट चेंज करते हैं इस तरीके से।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक और शेप इंसर्ट करना पड़ेगा। रीजन, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ ना, तो देखो जो टोटल सेल्स लिखा हुआ है ये चेंज होने लगेगा। मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखनी, मेरे को एक सेल का एड्रेस पास करना है। कौन से सेल का एड्रेस? जो यहाँ पाइवेट वाली शीट में है। तो मैं यहाँ डैशबोर्ड पे आता हूँ, एक अगेन एक इंसर्ट करता हूँ शेप। सपोज मैंने ये शेप लिया, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे को ये मतलब ऐसे मर्ज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि दिखाई ना दे। मैं यहाँ पे कलर कुछ भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि ये कर दिया। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, ये काम होगा नहीं वरना। ये क्या हो गया? ये ऐसे ही आ रहा था पहले भी, ये वैल्यूज कहाँ गई? चेंज हो गया, ये चेंज हुआ है। हाँ, एक चेंज हो गया। इसको एडजस्ट करते हैं पहले जरा एक बार। ठीक है, हाँ यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट, एक शेप, ये शेप रहा, ये है वो शेप, और मैं यहाँ पे इसको कलर देता हूँ कोई भी अलग, अभी के लिए कोई अलग कलर दे दो ताकि पहचान हो जाए। आपको क्या करना है, एक बार ये साइज देख लो, ठीक है। इस शेप को सिलेक्ट करे रखना, डबल क्लिक मत करना, या सेल के अंदर एंटर मत होना। शेप सिलेक्ट किया, फॉर्मूला बार पे क्लिक करो, इक्वल्स टू लिखो, और पाइवेट वाली शीट पे आके वो टोटल अमाउंट था, ये सेल का एड्रेस दे दो। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो वो एड्रेस आ रहा है पाइवेट वाला, ठीक है। अब आपको सेंटर अलाइन करना है इसे, सेंटर अलाइन हो गया। साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज कर दो, और अब फॉर्मेट में जाके यहाँ से जो शेप फिल है इसको कर दो नो फिल। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको चाहिए व्हाइट कलर में आना है ये, तो इसका कलर व्हाइट कर दो। बोल्ड करना है इसको, बोल्ड कर दो, साइज और इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब इसे कॉपी किया, पेस्ट किया सेम चीज को। तो अब मैं यहाँ पर एवरेज सेल्स बताना चाहता हूँ। तो जो एवरेज सेल्स है वो कैसे आएगी, जो ये शेप है इसको सिलेक्ट करे रखना है, एंटर नहीं होना, फॉर्मूला बार पे आना है, प्राइवेट शीट पे जाओ, मेरी एवरेज सेल्स वैल्यू यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट। एंटर प्रेस किया, रुको इसका आउटलाइन अभी हटा नहीं है, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। इसको कलर देना पड़ेगा अभी फिलहाल, क्योंकि फिर ये दिखाई भी नहीं देगा कहाँ है शेप। ये रहा, कहीं बाहर क्लिक करो, वापस से शेप पे क्लिक करना है, इक्वल्स टू पाइवेट वाली शीट, ये एड्रेस, एंटर आ गया। लगा था पर वैल्यू सेम आ नहीं लगा वो अपने आप आ गए थे, यहाँ नहीं लगा। कोई नहीं, पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ये शेप मर्ज हो जाएगा तो सिलेक्ट करने में फिर दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे ये है ना, यहाँ टोटल ऑर्डर्स चाहिए, खाली शेप यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर्स। कलर तो हटाएंगे, एवरेज सेल्स का काम हो गया। यहाँ से शेप फिल में नो फिल कर दो, और होम पे जाना है, बोल्ड करना है, वाइट कलर करना है, साइज इसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देन ये टोटल ऑर्डर्स, अच्छा यहाँ से ये सब कुछ हटा दो, ये हटा दो। अगेन शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, इक्वल्स टू पाइवेट वाली शीट, टोटल ऑर्डर्स मैंने कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे हैं, ये मेरे टोटल क्वांटिटी है, ये रहा, एंटर, ये टोटल क्वांटिटी आ गया।
बोल्ड कर दिया, कलर को वाइट कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया और फॉर्मेट पे आए, शेप फिल को हमने यहाँ से नो फिल कर दिया और शेप आउटलाइन को भी हमने यहाँ से नो आउटलाइन कर दिया। अगेन नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो 17 लिखा है ये हटाना है, शेप सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू पाइवेट, एवरेज ऑर्डर्स मेरे पास ये रहा, एंटर। देन अब मैं करूँगा फॉर्मेट, यहाँ से शेप फिल में नो फिल, शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन, होम पे जाएंगे, कलर वाइट, साइज इंक्रीज और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ सारी वैल्यूज आ गई हैं डैशबोर्ड में जो जो हमें चाहिए था। जैसे ही मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ, अब ये पूरा डैशबोर्ड सारा डेटा मुझे सिर्फ जनवरी का मिलेगा। मार्च पे क्लिक करता हूँ, सारा डेटा सिर्फ मार्च का, ये अप्रैल, मई, आप देखो टोटल ऑर्डर्स और टोटल सेल्स जो है ये भी चेंज होती जा रही है। आपको चाहिए यहीं पर ही फर्स्ट क्वार्टर भी अगर अप्लाई करना है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन है, मल्टीपल सिलेक्शन पे क्लिक करो, आपको जनवरी, एक सेकेंड, जनवरी सेलेक्ट किया, मल्टीपल सिलेक्शन, फरवरी एंड मार्च। अब आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ्स का यहाँ पे कंबाइंड देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे सारी वैल्यूज। तो फर्स्ट क्वार्टर में टोटल सेल्स $205 जो ये लिखी हुई है इतनी हुई है, एवरेज सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर्स। अब देखो यहाँ स्पेसिफिकली सिर्फ यहाँ एवरेज सेल्स और एवरेज ऑर्डर ना चेंज नहीं हो रही इसी वाली फाइल में या इसी वाले मतलब सेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जितनी भी फाइल्स मैं आपको भेजूंगा सब में सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, जनरली कोशिश करना कि जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है 100% जो भी एरिया यूज कर रहा है सिर्फ इतने में आपका काम हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रश आवर्स, ज्यादा रश बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं यहाँ पे सारी वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, अब एट द एंड अब यहाँ पर आपका काम आता है कि आपको कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूड करना है कि आप ये पूरे डैशबोर्ड बना के लाइव इंटरेक्ट करके क्या सीखे या क्या आपको बातें पता चल रही हैं। जैसे कि चाहे मैं आउट ऑफ होल ईयर, पूरे साल में मैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ की बात करूं, जो मोस्ट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा है वो लार्ज साइज ही है। ठीक है, और मोस्ट जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास इवनिंग टाइम में सबसे ज़्यादा होते हैं, इवनिंग के बाद फिर देन आफ्टरनून में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब पीक आवर, एक्चुअल पीक आवर पता करना है तो देखो आप यहाँ पे जैसे ही माउस लाओगे तो 12 PM पीक आवर है आपके पूरे स्टोर का। ठीक है, और सेकंड पीक आवर की बात करते हैं तो 12 to 1 PM रहता ही रहता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की 6 PM to 5 PM पे पीक आवर्स रहते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता रहता है। टॉप 10 पिज़्ज़ाज आपके ये हैं। मान लो मैं कहता हूँ पहले क्वार्टर में टॉप 10 पिज़्ज़ाज कौन से थे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च पे क्लिक करो, ये टॉप 10 पिज़्ज़ाज हैं और ये उनकी टोटल अमाउंट जो उन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, अमाउंट की जगह पे आप चाहो तो क्वांटिटी पता कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी आई है, कितनी ये टोटल सेल्स हुई है। लास्ट क्वार्टर में मान लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्वार्टर 4 में जो टोटल सेल्स है वो कुछ इतनी आई है। ठीक है, एवरेज ऑर्डर, टोटल ऑर्डर इतने आए हैं। पीक आवर्स में देखो थोड़ा सा चेंज है, जो आफ्टरनून वाला एरिया है वहां पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने डैशबोर्ड तो बना दिया, लेकिन एट द एंड कोई ना कोई स्टेटमेंट भी कंक्लूड करनी पड़ेगी कि हम इससे क्या सीखे। और बात रही शेयर करने की, देखो आप इसे फाइल को सेव एज करता हूँ मैं एक बार, एंड मान लो ये फोल्डर में मैंने सेव एज किया और मैं इसको एक्सेल वर्कबुक की जगह PDF में सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो अभी यहाँ पर कोई स्लाइसर अप्लाइड नहीं था, आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली कट कर दिया इसने, वो पेज ब्रेक, पेज लेआउट वाला व्यू का ध्यान रखना पड़ेगा बस हमें। पीडीएफ में बेनिफिट ये नहीं है कि वो सारा डेटा ये हाँ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा एक्सेल। हाँ,
तो सर जो हमारे पास डेटा आता है जैसे वो एक्सेल तो बेसिकली नहीं है मैनेजमेंट से, तो उनका ऐसी डैशबोर्ड में सारा कुछ होता है, तो वो भी हम बना सकते हैं अपने ऊपर। हाँ बना सकते हैं, विजिबल हो जाएगा। हाँ सर फोरकास्ट क्या है? फोरकास्टिंग, हाँ वो अलग है। ठीक है, छोटे मोटे जो भी 2-3 टॉपिक बचे भी हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, अब एक्सेल की मैं फाइल भेजूंगा, प्रैक्टिस करो अब आप सभी लोग। अब देखो जो नेक्स्ट क्लास है सैटरडे 1 नवंबर होगी। ठीक है, तो जो भी एक्सेल के थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे। 2 नवंबर को क्लास, ये जो 12 बजे वाली क्लास है नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जा रहा है। वो वाले सारे टॉपिक खत्म करो, ये वाले डैशबोर्ड बनाओ, सारी चीजें पढ़ो। 8 नवंबर वाला जो टाइम है, जो 12 बजे से क्लास होती है, उसमें पावर बीआई शुरू होगा। ठीक है, मतलब सर 1 तारीख तक लास्ट क्लास है क्या एक्सेल की? हाँ एक्सेल की लास्ट क्लास है 1 तारीख को। ठीक है, जिन्होंने पावर बीआई पढ़ रखा है या उन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या दोबारा पढ़ना है वो फिर क्लास ले सकते हैं। सर वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ करो। सर आप सेंड करते वक्त वो दोनों सेंड कर दीजिएगा, जिससे पहले मैसेज हाँ मैं दोनों, वो भी। ठीक है दोनों भेज दूँ। सर ये देखने में कि मैंने ये बनाई थी सर, ये मेरा तो सर टूल ऐसे ही आ रहा है सर। अच्छा ये चलो वाला 6 12 18 नंबर। एक बार फॉर्मूला दिखाओ। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कौन करेगा यहाँ? बॉडमास रूल फॉलो नहीं होगा। D9 डिवाइड बाय D8, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ। और आपने कैसे निकाला है? D9 डिवाइड D9 लिखा है रिमेनिंग अमाउंट डिवाइड बाय D8 पीरियड। ठीक है, प्लस में D9 मल्टीप्लाई बाय 7 D7 डिवाइड बाय D8। ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है प्लस के बाद यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ पूरे में। D9 से पहले ब्रैकेट शुरू करो, D8 के बाद ब्रैकेट खत्म करो दोबारा। एंटर करो एक बार। अब ये जो आंसर आए थे ना, एक बार ये सारे डिलीट करना आंसर्स को। अब पूरा डेटा सिलेक्ट करके एक बार दोबारा से अप्लाई करना व्हाट इफ एनालिसिस। रुक जाओ। डाउन पेमेंट लिया आपने, डाउन पेमेंट एक बार जरा फॉर्मूला में दिखाना कहाँ इस्तेमाल हो रही है। फॉर्मूला में D6 इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है कहीं पे, आपने D6 कॉलम वैल्यूज दे दी है। आपकी जो वैल्यूज आप यहाँ पे फॉर्मूला में कैलकुलेट कर रहे हो वो यूज तो होनी चाहिए ना, वो यूज ही नहीं हो रही है यहाँ कहीं पे, इसीलिए ऐसा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट आपने कॉलम इनपुट में डाउन पेमेंट वाला वो दिया है ना वैल्यू, यहाँ पे डाउन पेमेंट आपके स्टोर है D6 के अंदर। अब इस फॉर्मूला में D6 कहीं यूज ही नहीं हो रहा, इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। वो D6 की वैल्यू ना, डाउन पेमेंट जो 20,000 है वो फिक्स रख रहा है,
इसीलिए सेम आंसर आ रहा है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड पे चेंज हो रहा है लेकिन डाउन पेमेंट सेम है उसकी नजरों में। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।